जय हिंद। आज हम लोग VLI 222 का यूनिट 8, 9, 10 एंड 11, 12, 13, 14 ये हम लोग करने वाले हैं, जिसमें में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कई बार ये पूछा जा चुका है संदर्भ सेवा के बारे में, रेफरेंस सर्विसेज के बारे में। दूसरा ये उपयोक्ता शिक्षा एंड सूचना साक्षरता और ये सूचना सेवाओं का विपणन। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही आज हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले शुरू करते हैं हम लोग। सूचना, डेटा और ज्ञान, इन तीनों में अंतर पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि सूचना क्या होता है, डेटा क्या होता है और ज्ञान, इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है। तो सूचना क्या होता है कि जो कोई भी तथ्य होता है या आंकड़ा होता है या समाचार होता है या किसी भी प्रकार का एकत्र किया हुआ ज्ञान होता है, उन सभी को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे सूचना। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको जब सुव्यवस्थित ढंग से या व्यवहारिक रूप में बदल करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसको सूचना बोलते हैं। मान लीजिए दो जगहों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो वो सिर्फ एक डेटा है। 2 किलोमीटर दो जगहों के बीच की दूरी है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि यहाँ से वो दूसरा स्थान कहाँ पे है, तो आपने बता दिया 2 किलोमीटर, तो वो सूचना हो गई, मतलब उसका यूज़ हो गया। तो ये है। और डेटा क्या होता है कि कोई छोटा सा तथ्य हो गया, कोई आंकड़ा हो गया, कोई स्टैटिकल सूचना हो गया, या किसी सूचना का कोई पार्ट हो गया, उसको हम डेटा बोलते हैं। और हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि सूचना जो इन्फॉर्मेशन होता है या सूचना होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम डेटा बोलते हैं। और डेटा, सभी डेटाओं का कलेक्शन ऑफ डेटाज, इसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। जैसे क्या होता है, मौसम विज्ञान वाले क्या करते हैं कि वो ढेर सारे डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, कि आज तापमान क्या रहेगा, बारिश होगा कि नहीं, धुंध रहेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो वायुयान वाले होते हैं, जो एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं, उन लोगों को ये डेटा दिए जाते हैं, तो वो उसके अनुसार अपनी उड़ानें कैंसिल कर देते हैं या उसके अनुसार वो अपनी तैयारी करके जाते हैं। तो मौसम विज्ञान वालों ने आंकड़े इकट्ठे किए और जो सूचना हुआ वो वायुयान वालों ने प्रयोग किया, ठीक है। अगला ज्ञान क्या होता है कि जो सूचना होता है उसका व्यवस्थित और तथ्यों का किसी सुव्यवस्थित पिंड के प्रति बोध या समझ, इसी को हम बोलते हैं ज्ञान। समझ गए? एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ ये तीनों में क्या अंतर है। कि जो सूत होता है, कपास, रुई, ये सारी चीज़ें, जो कपास, रुई होता है या डेटा होता है, रॉ मटेरियल, अगर उसको हम लोग धागा बना देते हैं प्रोसेस्ड करके, तो सूचना हो गया। और उस धागे से हम लोग कपड़े बना दिए तो वो ज्ञान हो गया। तो ये समझ के रखना। चलो, सूचना की आवश्यकता किन कारणों से होती है, इसके बारे में। ये सूचना की आवश्यकता क्या है, इस पर कई बार पूछा गया है और इसके टाइप्स वगैरह भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। नीड ऑफ इंफॉर्मेशंस। पहला, एक तो हम लोग मनुष्य हैं और हम लोगों को सूचनाओं की आवश्यकता ढेर सारे उद्देश्यों के लिए हो सकती है। कहीं हम लोग भ्रमण करने जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, कोई चीज़ शॉपिंग करना चाहते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले शिक्षा या शोध के लिए, एजुकेशनल है, रिसर्च के लिए, विद्यार्थियों को शैक्षिक उद्देश्य के लिए, शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और शोधकर्ताओं को उस पर रिसर्च करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये पहला हो गया। दूसरी चीज़ होती है प्रोफेशनल्स के लिए, जो सब चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन शोध होते रहते हैं, तो उन्हें सूचना की ज़रूरत होती है। आज ये दवाई आई, आज ये दवा बैन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जो वकील होते हैं, हर पल कुछ ना कुछ नए कानून बदलते रहते हैं, संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं, तो वकीलों को भी अपडेट होना ज़रूरी है, उनको भी सूचना की आवश्यकता होती है। तो प्रोफेशनल्स जैसे पुलिस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, इन लोगों को सूचनाओं की ज़रूरत होती है। तीसरी की शासकीय प्रक्रिया, एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। इसमें जो डीएम, एसडीएम, ये सारे लोग होते हैं, या शासन में जो लोग शामिल होते हैं, इन लोगों को निर्णय लेना होता है। तो ये निर्णय किस पे आधार पे होता है? सूचना के आधार पे। या जो नेतागण होते हैं, सफ़ेद वर्दी वाले, वो लोग जब स्पीच देते हैं तो बहस वगैरह जो करते हैं, उसके लिए भी सूचना की ज़रूरत होती है।
आपको समझ में आ गया होगा कि सूचना की आवश्यकता क्या है। तीन चीज़ें याद रखो आप, सिर्फ 3 चीज़ें। पहली चीज़ शिक्षा और शोध के लिए, व्यावसायिक चीज़ों के लिए, और तीसरा शासकीय प्रक्रिया के लिए। शिक्षा, शोध, व्यवसाय और शासन। शिक्षा, शोध, व्यवसाय, शासन, शिक्षा, शोध, व्यवसाय, शासन, ऐसे। चलो उसके प्रकारों को हम लोग जान लेते हैं। सूचना के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले दैनिक सूचना की आवश्यकता होती है। एक उपभोक्ता को लगभग प्रतिदिन ही कुछ सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। यस, 2 बार मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया था इसलिए। तो सबसे पहले दैनिक सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन, एवरीडे इन्फॉर्मेशन। तो हमें रोज़ ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा, व्यापक या विस्तृत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो किसी भी प्रकरण पे, किसी भी निश्चित बिंदु पे हम लोग सूचना चाहते हैं तो ये विस्तृत हो गया। अगला, नवीनतम सूचना आवश्यकता होती है कि मतलब जो भी नए शोध हुए या कोई भी हमारी आवश्यकता के अनुसार नवीन सूचना की आवश्यकता होती है। अगला, ब्राउजिंग सूचना आवश्यकता और कैचिंग अप या ब्रशिंग अप सूचना आवश्यकता। ये 1 2 3 5 टाइप्स हैं सूचना इन्फॉर्मेशन नीड्स के। तो ब्राउजिंग का क्या होता है कि कई क्षेत्रों में नए शोध होते रहते हैं। तो उन मतलब प्रगतिशील, एक होती नई सूचना आती है, वो पहली बार ही आती है। जैसे साइबर क्राइम हो गया, तो ये पहली बार ही आया। इससे पहले साइबर क्राइम नहीं था, जब ये सारी चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो ये नई चीज़ होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत सालों से, कैंसर का इलाज बहुत सालों से चला आ रहा है, उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तो प्रगति के रूप में जो नई इन्फॉर्मेशंस आती है वो इसके अंतर्गत आती है, ब्राउजिंग सूचना के अंतर्गत। और कुछ लोग जो होते हैं वो इसकी जानकारी भी देते हैं, व्याख्यानों वगैरह की। कैचिंग अप और ब्रशिंग अप, इसमें उपभोक्ता किसी ऐसे विषय का अवलोकन करने के लिए इच्छुक होता है जिसमें उसकी रुचि रही हो, और जिसमें उसकी रुचि हो रही हो और उसमें नवीन या शोध कार्य करने से संलग्न होने के कारण वो ऐसा करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला है, तो मैंने फ़ोटोज़ कुछ क्लिक किए हैं और वो ब्लर हो गया। चलो नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्सिव सूचना सेवाएं या उत्तरदायी सूचना सेवाएं या प्रत्युत्तरात्मक सूचना सेवाएं। ये इम्पोर्टेंट चीज़, ये पूछा भी जा चुका है। इसके विभिन्न प्रकारों की वर्णन हम लोगों को करना है। इसमें क्या है कि सूचना का सेवा का क्या अर्थ होता है कि मांग के आधार पे सूचना प्रदान करना, इसी को बोलते हैं। किसी भी विशिष्ट मांग के आधार पे सूचना देना, इसी को बोलते हैं प्रत्युत्तरात्मक या उत्तरदायी सूचना सेवाएं। अब यस, इसमें जो पहला है, एक तो सामान्य जानकारी के प्रावधान होते हैं कि जो लोग पुस्तकालयों में पहली बार जाते हैं उन्हें एक मार्गदर्शन देने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से पुस्तकें वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें। दूसरा होता है संदर्भ सेवाएं। ये संदर्भ रेफरेंस सर्विसेज देना होता है कि मतलब जो मांगा जा रहा है वो नहीं देना होता, बल्कि वो स्रोत कहाँ से मिलेगा ये चीज़ हमें बताना होता है। तो ये रेफरेंस सर्विसेज हो गए, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं। अगला दीर्घकालिक संदर्भ सेवा हो गया, ये संदर्भ सेवा के प्रकार ही बताए जा रहे हैं। अगला है साहित्यिक खोज सेवाएं। तो उपभोक्ता को साहित्य खोज सेवाएं क्या होती हैं कि उपभोक्ता तथा एक विशेषज्ञ के बीच वार्तालाप के द्वारा कई चीज़ें निकल कर आती हैं, कई प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं, साहित्य खोज सेवाओं के अंतर्गत। अगला है प्रलेख वितरण सेवाएं और अगला है रेफरल सर्विसेज, ये इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज या पूर्वानुमानित सूचना सेवाएं, या इसको प्रत्याशित सूचना सेवाएं भी बोलते हैं।
इसके अंतर्गत क्या होता है, पुस्तकालयों के अंदर मांग की प्रत्याशा के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है। एक तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या होता है कि जब मांग किया जाएगा तभी वो चीज़ लाई जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, पूर्वानुमानित कि हो सकता है इसकी मांग बढ़ जाए या जिसकी मांग ज़्यादा है उन सूचनाओं को इकट्ठा किया जाएगा। तो इन दोनों में अंतर है, एक मांगा जाएगा तब लाया जाएगा ढूंढ के, और ये पहले से रखा रहेगा, कोई भी मांगे तुरंत मिल जाए। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो पहला है ग्रंथपरक संकलन। तो विशिष्ट पुस्तकालयों में अक्सर ये सेवाएं उपलब्ध होती हैं, और ये पारंपरिक सेवा है कि जैसे कुछ पुस्तकालय जो हमारे होते हैं वो उसमें ढेर सारी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं हर तरह के विषय के, और जो भी पाठक मांगता है उसको मिल जाता है। तो ये है। और अगला सामायिक जागरूकता सेवा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शोधकर्ता होते हैं, शिक्षक होते हैं, ये सारे लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोग जागरूक हों। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। सामाजिक पत्र कतरन सेवा। ये जो समाचार पत्र होता है उसको काट के रखा जाता है, जो उसका इम्पोर्टेंट पृष्ठ होता है, इसमें ये चीज़ आता है। अगला जो है वो है सारकरण सेवा, मतलब किसी की चीज़ की समरी बना के रखना। परियोजना सूचना फाइल, जो परियोजनाएं होती हैं उनकी सूचनाओं की फाइलें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें। और उपभोक्ताओं के शिक्षा कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ज़्यादा टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने, और इसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स भी नहीं पूछा जाता। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक? यस, तो ये www से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अभिलक्षणों की व्याख्या करना है। तो ये इंफॉर्मेशन नीड्स के टाइप्स हैं। हमने फर्स्ट 2 टाइप्स पढ़ लिया, ये थर्ड टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये एक टिम बर्नर्स-ली थे, इन्होंने 1989 में इसकी खोज की थी। www का प्रयोग जो है आणविक भौतिक वैज्ञानिकों के मध्य है। ठीक है, ये जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे उनके मध्य सहभागिता के लिए इसको बनाया गया था, और वेबसाइट्स के रूप में इसको सबसे पहले 1991 में प्रयोग किया गया, और इसमें HTML URL ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये www का प्रयोग है। ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि वेब आधारित या इंटरनेट आधारित पुस्तकालय सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो आजकल इंटरनेट से सारी लोग जुड़े हुए हैं, सारे संचार चीज़ें इंटरनेट से हो रही हैं, सारी जानकारियाँ इंटरनेट से प्राप्त हो रही हैं। परंपरागत पुस्तकालयों की भविष्य जो है वो खतरे में है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन में तो हम सारे लोग डिजिटल चीज़ों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हमें सिर्फ जाननी है, 4 चीज़ें। पहली चीज़ें हैं पुस्तकालय का वेबसाइट ये लोग बना रहे हैं, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसके लोग बना रहे हैं कि जिससे सारे लोग, पुस्तकालय भी लोगों को अपडेट कर रहे हैं, वरना पुस्तकालय का तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे वो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का अस्तित्व ख़त्म ना हो जाए तो गंगा जल वगैरह बेचते रहते हैं, तो वो अपडेट करते रहते हैं। पूरी दुनिया में पोस्ट का सिस्टम ख़त्म हो गया, बट इंडिया में अभी भी है। तो ये पुस्तकालय वेबसाइट हो गया। डेटाबेस तक पहुंच ये लोग बना रहे हैं कि इंटरनेट पे सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं जिससे लोग पहुंच सकें। दूसरा, ई जर्नल्स का भी प्रकाशन कर रहे हैं, और जो पाठ्य पुस्तक हैं, जैसे हमारा वो इग्नू का ई कंटेंट ऐप बना दिया या वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो हमें वो सारी चीज़ें मिल गई। तो ये 4 चीज़ें हमें याद रखना। ठीक है, एक तो वेबसाइट, दूसरा डेटाबेस तक पहुँच, और ई जनरल, ये सारी चीज़ें। संदर्भ सेवा, 1 मिनट डेटा ऑफ कर दें। यस, संदर्भ सेवा की अवधारणा को स्पष्ट करना है, और यह सूचना सेवा से किस प्रकार से भिन्न है, ये हमें देखना है। संदर्भ सेवा मतलब क्या होता है, संदर्भ का क्या मतलब होता है? संदर्भ मतलब होता है बांधना, इकट्ठा करना, मतलब। तो पुस्तकालय में संदर्भ सेवा का क्या मतलब होगा? पाठक और पुस्तकालय, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, SR रंगनाथन भी इसके बारे में बोलते हैं कि संदर्भ सेवा क्या होता है कि व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच में संपर्क स्थापित करना। ये डॉक्टर रंगनाथन बोलते हैं। मैंने कल बोला था डॉक्टर रंगनाथन का नाम बहुत ही यूज़ करना है, जितना आप यूज़ कर सको उतना, बट फालतू की जगहों पे नहीं कि उन्हीं का नाम सिर्फ हो, ये हमें ध्यान देना है। संदर्भ सेवा और सूचना सेवा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, संदर्भ सेवा परंपरागत है, मतलब प्राचीन काल का, पुराना है, और जो सूचना सेवा है वो अभी का है, नवीन है। संदर्भ सेवा में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हार्ड कॉपीज़ ये सारी चीज़ों में उपलब्ध होती हैं, और जो
सूचना सेवा है, ये सारी चीज़ें नवीनतम तकनीकों पर, कंप्यूटराइज्ड, इन सारी चीज़ों पे उपलब्ध होती हैं। और सूचना सेवा जो है विशिष्ट पाठकों के लिए होती हैं, संदर्भ सेवा सामान्य पाठकों के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और संदर्भ सेवा में पुस्तकालयों का बौद्धिक कार्य होता है और सूचना सेवा में विशिष्ट पुस्तकालयों का हृदय होता है। समझ गए। और अगला है संदर्भ साधन के रूप में इंटरनेट। तो इसकी क्या ये तो हम लोग जानते हैं, सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ गई हैं। संदर्भ मतलब होता है रेफरेंस, किसी भी चीज़ का किसी चीज़ को रेफरेंस कर देना, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बता देना, पूरी तरीके से नहीं बल्कि उसका एक मार्गदर्शन दे देना, उसका एक स्रोत बता देना कि ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, इसी को बोलते हैं रेफरेंस। तो इसमें तकनीक का क्या, इंटरनेट का क्या प्रयोग है। तो आजकल हम लोग मोबाइल वगैरह पे कोई भी संदेश भेज सकते हैं, यूँ मिनटों में, सेकंडों में। तो इस प्रकार से क्या क्या विशेषताएं हैं इसका हम लोग जान लेते हैं। एक तो विश्वव्यापी पहुंच इंटरनेट की, अमेरिका में कोई चीज़ अपलोड करती है उनके लाइब्रेरीज़ पे, तो इंडिया में बैठकर हम लोग देख सकते हैं। तो ये विश्वव्यापी पहुंच है। और अगला भौगोलिक साझेदारी, कि मतलब ये मायने नहीं रखता है कि हम लोग यहाँ इंडिया में हैं तो अमेरिकन वेबसाइट्स को नहीं देख सकते हैं, तो अफ्रीका के लोग भी उसमें देख सकते हैं, या दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोग देख सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट की पहुँच है। अगला, इसका उपयोग करना बहुत ही सरल है, ईमेल के द्वारा इसको भेजा जा सकता है, मल्टीमीडिया तक पहुँच है, और प्रशिक्षण इसका बहुत ही आसान है, इंटरनेट से इसको सीखा भी जा सकता है। बस इतना ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आभासी व संदर्भ सेवा, वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज। क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है यार, इंटरनेट से जोड़ना है इसे बस। कि अभी क्या है कि लॉकडाउन में क्या हमारा सारा ऑनलाइन क्लासेस चला, हम एक दिन भी वहाँ पे, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल्स का भी हमने सारा ऑनलाइन ही देखा, एक दिन भी हम लोग इंस्टीट्यूट में नहीं गए। तो यही है आभासी संदर्भ सेवा, मतलब ऑनलाइन किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, ई जनरल से वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो 24/7, रात में 12 बजे अगर मुझे पढ़ने का मन किया, यूट्यूब चालू किया और तुरंत पढ़ा, गूगल पे गया, सर्च किया, तुरंत पढ़ाई किया। रात में 12 बजे कोई शिक्षक नहीं पढ़ाने वाला। दूसरी चीज़ ऑनलाइन प्रशिक्षण, जो हम लोग पढ़ते हैं, और निजी और सुरक्षित संचार है, बहुभाषीय सेवाएं प्रदान करता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर का लिए अनुकूलन भी है और रिपोर्ट भी उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू एडेड सूचना सेवाओं से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? इसका हिंदी है मानयोजित, वैल्यू एडेड का हिंदी है मानयोजित। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को आए हिंदी इंग्लिश में, अगर हिंदी का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हिंदी देखो, दोनों में से एक तो समझ में आ ही जाएगा। दोनों नहीं समझ में आ रहा तो आपने पढ़ाई नहीं की। अगला, वैल्यू एडेड इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में उसमें कुछ चीज़ें सम्मिलित कर देना, उसके नवीनतम जानकारियों को सम्मिलित कर देना, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। कई ऐसी सेवाएं होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया। पहले नोकिया के फ़ोन सब लोग यूज़ करते थे, वो पीला पीला जो जलता था बटन वाला। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो आज हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो स्मार्टफोन की वजह से, बटन वाले में हो पाता क्या वीडियो नहीं। तो इसीलिए वैल्यू एडिशन किया जाता है, क्योंकि समय के अनुसार उसमें शोध होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सूचनाओं का चयन और संगठन कहाँ गया? ये सबसे बड़ी समस्या है, इसमें बार बार हट जाता है। यस, पकड़ में आया। अगला, संदर्भ तथा सूचना सेवाओं के संगठन एवं प्रबंधन। किस तरह से संगठन और प्रबंधन किया जाता है? सिंपल सा तरीका है। कैसे एक वो चलता होगा, मान लो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना, तो कैसे करना होगा? एक नियोजन, एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी। तो ऐसे ही भी संदर्भ और सूचना सेवा के लिए भी एक नियोजन की ज़रूरत होती है। और नियोजन में इसमें क्या क्या करेंगे, प्लानिंग क्या करेंगे कि कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, तो कौन कौन से उपभोक्ता यूज़र आ रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से उनको सेवाएं प्रदान किया जाए, उसकी सीमा क्या है, ठीक है, कर्मचारी कौन से रहेंगे, भौतिक सुविधाएं, खाने पीने का क्या रहेगा, वित्त और बजट कितना खर्च आएगा, ये सारी चीज़ इसमें शामिल होती हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज, संगठन, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो मांग आधारित सेवाएं, दूसरा प्रत्याशित सेवाएं। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखो, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, संगठन,
दो बार फ़ोटो क्लिक कर लिया। अगला जो स्टाफ है, कौन कौन से लोग इसमें हेल्प करने वाले हैं, ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, मधुर वाणी वाने होने चाहिए, इनको कुशल होने चाहिए, इनको कंप्यूटर चलाना आता हो, तकनीक के बारे में ज्ञान हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अगला डायरेक्ट निर्देशन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, समन्वय बना होना चाहिए, पता चले एक दूसरे से मतलब बातचीत ही नहीं हो रही तो समन्वय होना चाहिए। प्रतिवेदन रिपोर्टिंग होना चाहिए भाई कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। वित्त, भूखे भजन न होए गोपाला, मतलब बिना धन के कुछ होने वाला नहीं। तो यही है, जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे इसको भी ऑर्गेनाइज करना। समझ में आ गया होगा शायद। उपभोक्ताओं की विविध श्रेणियों और उसकी सूचना आवश्यकताओं का विवरण दीजिए। उपभोक्ता क्या होता है और उसकी क्या क्या श्रेणियाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 250 वर्ड्स में आ चुका है, तो आप एक बार देख लो, हो सकता है आपके इम्पोर्टेंट। साहित्य खोज से क्या अभिप्राय और इसकी सूचना आवश्यक है। इसमें जो सूचना होता है उसका क्या उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं को उचित समय पे और उचित कीमत पे सूचना मिल जाए, यही सूचना क्रियाकलाप का मेन मकसद होता है। और कुछ खोजकर्ता सामान्य सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ जो खोजकर्ता हों वो विशेष सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई शोध कार्य कर रहा हो तो वो विशेष सूचनाएं ही प्राप्त करेगा, और जो साधारण से किताबें ढूंढ रहा है वो साधारण सी बातें पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो संदर्भ सेवा और साहित्य की खोज इसमें आ जाती है। साहित्य खोज की आवश्यकता इसमें फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है। तो संदर्भ सेवा और साहित्य की खोज, तो इसमें ये बताया जाता है कि पुस्तकालय के जो संसाधनों का प्रयोग करके सूचनाएं प्रदान करना, ये इसके अंतर्गत आता है। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है संदर्भ सेवा, उसी को इसमें लिखना है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जिससे उपभोक्ताओं का समय बचे और उनको सूचनाएं मिल सकें, ये चीज़ें। अगला है मानवीकृत साहित्य की खोज में शामिल चरणों को इसमें बताना है। इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, कभी पूछा नहीं गया है। अगला हमारा 4th ब्लॉक शुरू होता है, सूचना उपयोग और उपयोगिता अध्ययन। अभी वन नाइट फाइटर बनने का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना। तो ये कई बार पूछा गया, उपयोगिता शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की चर्चा करना। तो उपयोगिता शिक्षा के क्या मतलब है कि उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड्स को समझो आप। 3 चीज़ें आएंगी, 3 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला जो इसमें आएगा उपयोगिता शिक्षा। तो ये शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसकी विधि क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होता है। तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोग ड्रॉ कर लेना, पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब इसमें ये पूछा जाए उपयोगिता शिक्षा के बारे में, शिक्षा में तो ये तो शामिल होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, माध्यम क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, मूल्यांकन क्या होगा, तो ये सब लोग जानते हो, सिर्फ लिखना है। इसका उद्देश्य क्या है, 3 उद्देश्य हैं। एक तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनाचालित। संज्ञानात्मक में क्या, विभिन्न अवधारणाओं की समझ स्थापित करना। दूसरा जो भावनात्मक है, उसमें भावनाओं की अनुभूतियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनाचालित में क्या होता है कि भौतिक क्रियाकलापों के द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है कि मतलब अवधारणाओं को हम लोग समझें, भावनाओं के स्तर पे हमें ज्ञान मिले, और भौतिक क्रियाकलापों के माध्यम से, मतलब भौतिक क्रियाकलाप मतलब एक्सपेरिमेंट्स, रिपोर्ट्स, सर्वे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो। और इसका उद्देश्य क्या है कि वर्तमान और भावी सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक मुद्रित और गैर मुद्रित सामग्री को प्राप्त करके उसके विश्वविद्यालय के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करना, उसमें सहयोग देना। ठीक है, दूसरा सामग्री का संग्रह करना, उसका उपयोग करना और उसके उपयोग करने की भावनाओं को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, आपको लिखना होगा ये सारी चीज़ें। ये सिंपल सा है कि उपभोक्ता शिक्षा मतलब आप पढ़ के क्या करोगे, आपको पढ़ने के से क्या फ़ायदा होगा, तो उसको लाइब्रेरी और सूचना से जोड़ना है बस, और कुछ नहीं।
अगला है उपयोगिता शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाव का विवेचना करना। उपयोगिता शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑफकोर्स यार, कंप्यूटर का हर जगह पे प्रयोग हो रहा है और सूचना का पुनः भी प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं प्रौद्योगिकी के द्वारा। डेटाबेस एक बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ऑनलाइन शिक्षा हम लोग इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेटाबेस भी होगा और कई सारे फ़ायदे होंगे इसका ढेर सारा इस पर प्रभाव पड़ रहा है। और अपने किसी भी विषय क्षेत्र को हम लोग ऑनलाइन खोज सकते हैं और उसके बाद जो डेटाबेस उपलब्ध होगा उससे भी हम लोग सूचना को जब भी मन करे तब हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक के लेक्चर को भी हम लोग दोबारा रिप्ले कर सकते हैं अगर वो रिकॉर्डिंग है। क्लासरूम में तो हम बार बार उससे नहीं ना पूछ सकते। तो ये है, और उसकी कई विधियाँ भी हैं। एक तो करके सीखो वाली विधि है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तकनीक का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी शिक्षा पे, ये हम लोग लॉकडाउन में देख चुके हैं। उपयोगिता शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले। ये देख लो, सिंपल सी ये डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाना। 3 चीज़ें हैं। एक तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। ग्रुप इंस्ट्रक्शन मतलब समूह अनुदेशन, समूह बेस्ड अनुदेशन और बेस्ड अनुदेशन के जो लेक्चर होते हैं, संगोष्ठी होता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। दूसरा, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों हो सकता है। फिल्म हो गया, वीडियो टेप हो गया, ऑडियो टेप हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस में क्या, कोई पुस्तक होगी, निर्देशिका हो गया, कोई मैगज़ीन हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग शिक्षित होते हैं, मतलब हम लोगों का प्रशिक्षण होता है। तो ये चीज़ें सिंपल सी। इसमें फिर उसका विस्तार कर दिया गया। अब व्याख्यान के बारे में, लेक्चर क्या होता है उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। सेमिनार्स वगैरह क्या चीज़ होती है इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। और टीवी वगैरह क्या चलता है, वीडियो टेप क्या होता है, उसका फिर विस्तार, वो जो मैंने अभी बताया है इंडिविजुअल और ग्रुप, उन्हीं का ये विस्तार दिया गया। ठीक है, अगला है उसके विभिन्न घटकों को बताना है उपयोगिता शिक्षा का। तो इसके विभिन्न घटक यही हैं, ये सारी चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं। उसके जो उपयोगिता शिक्षा में, एक तो सबसे पहले सबसे सिंपल सी चीज़, जब हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी तो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसमें टीचर्स होने चाहिए। थर्ड, उसमें बुक्स वगैरह होनी चाहिए। फोर्थ, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फिफ्थ, उसका एक परीक्षा वगैरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो वही लाइब्रेरी के रूप में ये सारे घटक शामिल होते हैं, तो उसको आप लोग लिख लेना। यूनिसिस्ट प्रोग्राम, ये यार इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यूनेस्को है वो यूएनओ के अंतर्गत आता है। तो यूनेस्को ने विकासशील देशों के लिए शुरू किया कि विकासशील देशों में जो उपभोक्ता हैं, यूज़र्स हैं, उनको अवेयर किया जा सके। ठीक है, उनके उपयोगिता शिक्षा के लिए जो विकासशील देश हैं और बहुत ही गरीब देश हैं, उनके उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए इसने 1975 में एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसी को बोलते हैं यूनिसिस्ट प्रोग्राम। बस, और बाकी तो आप लोग लिख ही लोगे। अगला कौन सा है, सूचना साक्षरता। क्या, अभी मैंने बोला था ना उपयोगिता शिक्षा, ध्यान से सुनना क्या चीज़ होता है। अभी ये उपयोगिता सूचना साक्षरता आ जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन लिटरेसी इसको बोलते हैं। आत्मनिर्भर ज्ञान, सिंपल सा, अभी आत्मनिर्भर भारत का आपने सुना ही होगा, हमारे देश में चल रहा है। तो ऐसे ही आत्मनिर्भर ज्ञान। तो आत्मनिर्भर ज्ञान का क्या मतलब होता है कि जो अभी तक उपभोक्ता को शिक्षित किया जा रहा था, लेकिन सूचना साक्षरता में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी सूचना को पाता है तो किस प्रकार से वो समझ विकसित करता है, किस प्रकार से उन तथ्यों का यूज करता है, उन सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त करता है, उसी को हम बोलते हैं सूचना साक्षरता। साक्षरता क्या होता है, 7 साल से बड़े उम्र का व्यक्ति जो किसी एक भाषा को लिख पढ़ सके, उसको बोलते हैं साक्षर। तो ऐसे ही सूचना साक्षर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो सूचना को समझ सके, उसका विश्लेषण कर सके, उसके तथ्यों को समझ सके, उससे ज्ञान प्राप्त कर सके, उसी को बोलते हैं सूचना साक्षरता। बस आपको यही करना। ऐसा कौशल है जो सूचना की स्थिति का ज्ञान, उसकी पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और उससे उपयोग कर सके, उसी को बोलते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो सूचना का साक्षर होगा, उसमें कौन कौन से गुण होगा। सबसे पहले उसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता होगी, और दूसरा वो सूचना की आवश्यकता को भली भांति जानता होगा, और सूचना की लोकेशन जो है उसको उसका ज्ञान होगा। अवस्थिति मतलब होता है लोकेशन, और सूचना का जो स्रोत है वो उसको पहचान पाएगा, और जो प्रश्न होंगे सूचना की आवश्यकता के लिए उसको वो सूत्रबद्ध कर सकेगा, ठीक है, खोज कर सकेगा, उसको प्रकाशित कर सकेगा, उसका मूल्यांकन कर सकेगा, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकेगा और उसका समाकलन कर सकेगा। ये चीज़ें, और इसके 3 चरण होते हैं सूचना साक्षरता के। एक तो सूचना की खोज करना, फिर उसे प्रतिपादित करना, और फिर नई सूचनाओं को जन्म देना। बस इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहली चीज़ कि सूचना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये मुश्किल हो गया कि मौजूदा जो सूचना है वो सभी तक पहुंच रहा है कि नहीं। इतनी ज़्यादा सूचनाएं हैं, तो इसलिए सूचना साक्षरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पहली चीज़, ये हमें ध्यान देना ज़रूरी। इंटरनेट पे सूचना कोई भी प्रकाशित कर सकता है, इसलिए प्रामाणिक सूचना की वैधता की पुष्टि करना मुश्किल हो गया, इसलिए लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और हमारे पास ढेर सारे सूचना के स्रोत हैं, कौन से ठीक हैं कौन से नहीं हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, उसका विश्लेषण और संश्लेषण करने का कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कितने फेक न्यूज़ आते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। अगर हम लोग जागरूक ना हों तो बेच खाएँ। दूसरा चीज़, सूचना साक्षरता के विभिन्न मानक पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। ये बड़ा ही लंबा चौड़ा है, बहुत ही विस्तृत दिया, वो 250 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में भी आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो। ACRL का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज़। ये 2009 में ये मानक निर्धारित किए गए थे। जैसे क्या होता है कि एक साक्षर विद्यार्थी कौन होगा, उसका मानक क्या है। सबसे पहले कि आवश्यक सूचना की प्रकृति और सीमा का निर्धारित करता है। दूसरा, प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक आवश्यक सूचना तक पहुंचता है। दूसरा, समालोचना मतलब उसमें अच्छाई बुराई वो छांट सकता है सूचनाओं के, ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सकता है, और चयनित विषयों को अपने ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन कर सकता है, और समूह के अन्य सदस्यों को भी उसको सूचनाओं को पहुंचाता हो। आर्थिक, वैधानिक, सामाजिक मुद्दों को समझता हो। तो ये मानक है, ठीक है। बाकी और तमाम चीज़ें हैं मानकों के रूप में दी हुई, उसमें हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है, सूचना साक्षरता के विभिन्न मॉडल। तो इसमें 3 मॉडल दिया गया है। एक तो ये भी ब्लर ही हो गया है, चलो देखते हैं क्या दिया है इसमें। एक तो इसमें दिया है स्कोनुल मॉडल, एक है कलथाओ मॉडल, और तीसरा है इरविन मॉडल। ये 3 मॉडल दिए हैं सूचना साक्षरता के, स्कोनुल, कलथाओ और इरविन। ये 3 इरविन ये 3 मॉडल हैं, इसके बारे में हम लोग जानें। तो सबसे पहले जो मॉडल बताया गया उसमें ये बताया गया कि एक तो 1999 में ये आया था स्कोनुल मॉडल, और ये 7 खंभों की बात करता है, ठीक है, द 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सबसे पहले ये ज़रूरत की पहचान, सूचना की ज़रूरत की पहचान करता है। दूसरा चीज़, ये उन तरीक़ों को पहचान करता है जिससे सूचना का पता लगा जा सका। फिर उसके बाद ये रणनीतियों का निर्माण करता है। फिर सूचना की स्थापना और अभिगमन करता है। फिर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की तुलना करता है। और अगला फिर मंथन करता है, मूल्यांकन करता है, और फिर उसके बाद मौजूदा सूचनाओं का निर्माण और संश्लेषण करता है। कलथाओ मॉडल भी इसी तरीके से वो प्रतिक्रियाओं के आधार पे है, जो फीडबैक्स हमें मिलते हैं उसके आधार पे ये करते हैं। इरविन मॉडल में 9 चरण बताए गए हैं, बस इतना ही याद रखना, मेंशन कर देना, आप कुछ भी लिख देना इसमें। ये गतिविधियों के रूप में ये बताते हैं, बस इसमें कुछ खास दिया ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखना, एक तो सोन्यूल एंड दूसरा कलथाओ और इरविन। देखते हैं पूछा जाता है कि नहीं। सूचना साक्षरता और उपयोगिता शिक्षा, इस पर संक्षिप्त विवरण। अभी मैंने इतना ढेर सारा बता दिया तो मुझे नहीं लगता इसमें फिर कूदने की ज़रूरत है। अगला एक यूज़र स्टडीज़, उपयोगिता अध्ययन आ जाता है।
तो ये तीनों वर्ड्स बड़े ही इंटर रिलेटेड हैं, तो और तीनों में अंतर जानना ज़रूरी है। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो अंतर पता ही होगा उन दोनों के अंदर। तो यूज़र स्टडीज़ के बारे में हम लोग, इसमें क्या होता है कि आप लोग गूगल पे सर्च करते हो कि मुझे एक पेन ड्राइव मंगाना है, और यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको फिर पेन ड्राइव के वही दिखने लगते हैं विज्ञापन। कैसे? क्योंकि आपके प्रेफरेंस को सेव किया जाता है, आप पे कोई नज़र रख रहा आप पे हमेशा ही। तो मतलब इसी को बोलते हैं यूज़र, मतलब फेसबुक ने या गूगल ने आपको रीड कर लिया, आपकी स्टडी कर ली, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता स्टडीज़। ठीक है। कई लोग आपसे फ़ोन करके पूछते हैं भैया किसको वोट दोगे, तो आपने बता दिया फलाने पार्टी को देंगे, तो उसी के आधार पे वो लोग स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, कि आजकल उपभोक्ता क्या चीज़ चाह रहा है, किस तरह का फ़ोन चाह रहा है, किस तरह से फीचर्स चाह रहा है, तो वो लोग डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। बस यही चीज़ है। और उपभोक्ता सभी स्तरों पर सूचना का जो मुख्य केंद्र होता है, और अनेक सेवाओं का ये उपयोग करता है। कहाँ गया? तो ये उपयोगिता अध्ययन के बारे में बताया गया। ठीक है। अब उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है? कुछ उपभोक्ता क्या होते हैं, अनुसंधान में लगे होते हैं, कुछ लोग प्रौद्योगिकीविद टेक्नीशियंस होते हैं, अगला कुछ लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं, साधारण लोग होते हैं, इतिहासकार होते हैं। ठीक है, ये कुछ तरह के उपभोक्ता हैं। कुछ विशेष उपभोक्ता होते हैं, एक तो कार्य के आधार पर विभाजन है, दूसरा व्यवसाय के आधार पर विभाजन है। व्यवसाय के आधार पर वैज्ञानिक, अभियंता मतलब इंजीनियर होते हैं, चिकित्सक, प्रौद्योगिकीविद, व्यवसाय प्रबंधक, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है। रंगनाथन सर ने ना इतनी शानदार तरीके से, इतने सिंपल मेथड से सारी चीज़ें बताई ना कि आप फ़ैन हो जाओगे। कभी भी इनके बारे में पढ़ना, रंगनाथन के बारे में। इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ 4 तरह के उपभोक्ता होते हैं। सबसे पहले नव आगंतुक, मतलब जो नए लोग आते हैं हमारे लाइब्रेरीज में। दूसरा सामान्य पूछताछ करने वाले लोग। अगला विशेष पूछताछ करने वाला। अगला सामान्य पाठक। कितना सिंपल क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने उपभोक्ता का। और भी चीज़ें नहीं, संभावित उपभोक्ता, फलाना ढमाका। तो ये रंगनाथन का याद करना और उन्हीं को लिख देना। मतलब नए लोग जो आते हैं, सामान्य पूछताछ करने वाले, विशेष पूछताछ करने वाले और सामान्य पाठक। बस ये उपभोक्ता के वो हो गए, प्रकार हो गए। लक्षण क्या क्या हैं? एक तो ये सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं, उन सूचनाओं को फिर मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ये सारी चीज़ें उनके अभिलक्षण हो गए। ठीक है, बस इतना ही हमें इसमें जानना है। पढ़ाई में हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें कितना पढ़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कितना छोड़ना है। तो ये आप हमेशा याद रखना कि कितना छोड़ना है। ये कहाँ से? उपभोक्ता अध्ययन की आवश्यकता क्या है? उपभोक्ता अध्ययन की क्या आवश्यकता है? एक तो सबसे पहले माल बेचना भाई। अगर उपभोक्ता अध्ययन नहीं करेंगे तो विज्ञापन कैसे दे पाएंगे? विज्ञापन नहीं दे पाएंगे तो उनका माल कैसे बिकेगा? सिंपल सी थिंग है। किसी भी प्रकार के इसमें क्या होता है कि उपभोक्ताओं को वो मोहरा बनाया जाता है, सामान बेचने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए। तो आप लोग जानते ही इसकी आवश्यकताएँ क्या क्या है। यही सारी आवश्यकताएँ हैं। दिमाग खोल के रखना, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें लिख लोगे, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना। अगला है योजना से संबंधित विभिन्न चरण। तो इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उपभोक्ता अध्ययन के विभिन्न विधियाँ क्या कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं कि उपभोक्ताओं को अध्ययन किया जा सके? सबसे सामान्य परंपरागत विधि है कि उससे प्रश्न पूछा जाए, भैया आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, साबुन वाला, तो वो बताएगा ही कौन सा लगता है। दूसरा, साक्षात्कार लिया जाए। ठीक है, आपके पिताजी के बारे में बताइए। आपका जो उत्तर होगा ना, इससे आपका चरित्र पता चल जाएगा, आपकी समझ पता चल जाएगी, आप किस तरह के व्यक्ति हो ये पता चल जाएगा मात्र एक छोटे से प्रश्न से। तो साक्षात्कार बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। दैनिकी और स्वयं के द्वारा किया गया प्रेक्षण, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें। दूसरा, परोक्ष विधियाँ भी होती हैं कि जो उद्धरण विश्लेषण होता है या अभिलेखों का विश्लेषण होता है। और गैर परंपरागत में कंप्यूटर में जो हम लोग फीडबैक, कमेंट्स वगैरह जो आप लोग कभी कभी देते हो, या गैर परंपरागत विधियाँ, अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। तो ये बस इतना ही
इतना ही विधियाँ हमको याद करना, परंपरागत और गैर परंपरागत। उसमें परंपरागत में प्रश्नावली, साक्षात्कार और दैनिकी प्रेक्षण ऑपरेशंस हो गए। गैर परंपरागत में प्रतिपुष्टि, कंप्यूटर प्रतिपुष्टि, ये सारी चीज़ें होंगे। यूट्यूब में कभी कभी सर्वे पूछता है, कल मैंने बताया था ना वीडियो में। अगला कौन सा टॉपिक है, लेट्स सी। एक विपणन वाला है, उसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सूचना के उपयोग संबंधी अध्ययन, इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, सारा ही तो इम्पोर्टेंट है। कितना पढ़ा जाए 2 घंटे में। चलो, इसमें क्या होता है, सूचना के उपयोग संबंधी अध्ययन का उपयोग क्यों पढ़ा, आखिर क्या रीज़न हो। इसमें क्या होता है, सूचना, देखो क्या होता है, कोई टॉपिक लो, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके जो वर्ड्स दिए हों, जैसे इसमें जो वर्ड्स दिया है, सूचना के उपयोग। सूचना का उपयोग मतलब क्या, एक तो पुस्तकों का उपयोग, जो वीडियो वगैरह अवेलेबल हैं उसका उपयोग, या पुस्तकालय, आप तुरंत पुस्तकालय से जोड़ो उसको। पुस्तकालय में जितने पुस्तक हैं, जर्नल्स हैं, शोध हैं, या ओपेक है, या अन्य चीज़ें, उसका उपयोग। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ढेर सारी लाइब्रेरीज़ में देखोगे आप, सड़ जाती हैं पुस्तकें, कोई पढ़ने वाला नहीं होता, धूल जमा होता है। तो आखिर ये अध्ययन करके ये पता चलता है कि कुछ पुस्तकें जब खरीदी जाती हैं, आज जो पुस्तक खरीदी गई, क्या ज़रूरत कि वो 5 साल बाद प्रासंगिक रहेगा कि नहीं। हो सकता है 5 साल बाद उसका गरिमा ख़त्म हो जाएगा, उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा, तो पढ़कर सड़ेंगी ही। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो बहुत ही पीछे छुपा के रख दी जाती हैं, जो दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और एक शोध हुआ था, उसमें ये पता चला कि 50% लाइब्रेरी में जो पुस्तकें होती हैं उसका कभी उपयोग ही नहीं हुआ। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। ये एक संकेतक प्रदान करता है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं पुस्तक खरीदने में, बाद में वो सड़ता है। बताओ, 50% पुस्तकें यूज ही नहीं हो रही है, उसमें हम लोग पैसा खर्च कर देते हैं, और वित्त का हमें कमी भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी हम लोग स्विच कर रहे हैं कि जितनी भी पुस्तकें उसको यार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख दो। कोई यूज़ कर रहा हो तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मिलियंस एंड बिलियंस कंटेंट्स हम लोग उस पर डाल सकते हैं, पुस्तकें डाल सकते हैं। तो उसकी तरह हम लोग स्विच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ इसलिए ही स्विच कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा, सूचना के उपयोग संबंधी स्टडीज़ को किया हम लोग, इसलिए हम लोग स्विच हो रहे हैं। क्योंकि लोग नहीं जाना चाहते। अभी लाइब्रेरी सारी बंद हैं लॉकडाउन में। उसके बाद जो कॉलेजेस वगैरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं, उसमें तो आधे दिन लाइब्रेरीज़ बंद रहती हड़ताल में। उन लोग जाकर हड़ताल करते हैं वो लाल किला के पास कि भैया उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। तो लाइब्रेरीज़ खुलती ही नहीं है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर स्विच हो रहे हैं। और इसमें कई बाधाएं भी हैं। एक तो सूचनाओं का उपयोग नहीं हो पाता है, उसके बाद पुस्तकालयों में बहुत गर्मी होती है, शोर शराबे होते रहते हैं। शोर शराबा एक प्रमुख कारण है पुस्तकालयों का। मैनेजमेंट भी गड़बड़ होता है, ये कई चीज़ें होती हैं, आप लोग लिख सकते हो। तो सूचना उपयोग अध्ययन के प्रमुख प्रकार भी हैं। एक तो उपयोगकर्ता आधारित सूचना का उपयोग, उपयोगकर्ता आधारित, इसमें उपयोगकर्ता मतलब आम लोग, बच्चे, विद्यार्थी, ये लोग किस तरह से सूचनाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, व्यवसाय आधारित सूचना का उपयोग, जो डॉक्टर, अभियंता, वैज्ञानिक, ये सारे लोग किस तरह से सूचनाओं का उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। एक तो उपभोक्ता के स्तर, एक व्यवसाय के आधार पे, और एक होता है कि एक तो ब्लर ही हो गया है। एक तो गैर इलेक्ट्रॉनिक होता है, जैसे पुस्तकें हो गई, जर्नल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हो गए, जो कंप्यूटर पे CD रोम्स वगैरह पे ये सारे अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें, और DVD वगैरह में। और तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब विपणन आ गया। विपणन का ये मतलब हम लोग मार्केटिंग, विपणन का अंग्रेजी होता है मार्केटिंग। तो उसमें सिंपल सा है कि मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, उसका विज्ञापन दिया जाता है और उसको मार्केट में पहुंचता है, फिर उसके बाद ग्राहक उसको ख़रीदता है। ये सारी प्रोसेस मार्केटिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया, सिंपल वर्ड में ही लिखना। AMA का नाम याद रखना, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन।
इसकी परिभाषा ठीक है। इसने बताया कि विपणन एक संगठनात्मक कार्य है और ग्राहकों का महत्व बढ़ाने के लिए, उसके संप्रेषण करने के लिए, किस प्रकार से ग्राहक उस चीज़ को खरीदे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया केवल कि विपणन क्या होता है, उसकी परिभाषा। अब सूचना सेवाओं के विपणन, यही पूछा जाएगा, सूचना सेवाओं के विपणन। ये एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, हर बार आया है, पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है, इम्पोर्टेंट है भाई। तो सूचना सेवाओं के विपणन की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले पुस्तकालयों का जो बढ़ता खर्च है, वो उस एक तो बजट कम होता है, दूसरा इस पे बढ़ता खर्च है, तो इसके लिए विपणन सेवाओं जो होती हैं वो उस खाई को पाट देती हैं। दूसरा प्रचार प्रसार भी होता है सेवाओं का, और पुस्तकालयों का भी जब पैसा आएगा तो विस्तार किया जा सकता है, और सेवाओं का मूल्य भी तय किया जा सकता है, और कर्मियों को भी वेतन वेतन दिया जा सकता है। क्या हो गया? पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के साथ विपणन किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? पुस्तकालय और सूचना सेवा दोनों चीज़, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन दोनों के, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो LIS में किस तरह से इसको जोड़ा जा सकता है? तो 5 चीज़ें रंगनाथन जी ने जो बोला था, ये बात जीनियस पर्सन। 5 चीज़ें याद रखो। एक तो पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, दूसरी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए और प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना चाहिए, पाठकों का समय बचना चाहिए और पुस्तकें वर्धनशील हैं। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली ना, ये मार्केटिंग पे डिपेंडेंट वो है, बेस्ड है भाई। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तो उपयोग के लिए तो कूड़ेदान में तो डाला नहीं जाएगा, सामने रखी जाएगी। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि उस दिखनी चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। दूसरी चीज़, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए। ये कब होगा कि वो विज्ञापन दिए जाए, सेमिनार्स अटेंड किए जाए, एंट्री गेट पे उस पुस्तक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाए, पोस्टर्स लगाए जाए, बैनर लगाए जाए, संगोष्ठियाँ की जाएँ। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए, तो वो पुस्तकें सामने लगाई जाएं। जब रेफरेंस कोई मांगे तो उन पुस्तकों के बारे में बताया जाए। पाठक का समय बचे, जल्दी से किया जाए। तो पाठक का समय बचे मतलब क्या? पैसे, समय, ज़्यादा पैसा कम समय, तो ऐसे भी है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो बढ़ने वाली संस्था है, बढ़ेगी तभी जब पैसा आएगा। तो ये उन्होंने अच्छी मार्केटिंग चीज़ बताई है। तो 5 चीज़ें याद रखना आप लोग। अगला, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए विपणन अवसरों की चर्चा कीजिए। विपणन अवसर और वातावरण दोनों चीज़ें एक ही हैं, ध्यान देना पड़ेगा। दो तरह का वातावरण है। एक आंतरिक वातावरण है। आंतरिक वातावरण का ये जो डायग्राम आप लोग देख सकते हो, जिसमें उपयोगिता सबसे अंदर होता है और इसके चारों ओर प्रौद्योगिकी, इमारत, सूचना संसाधन प्रणाली, मानव संसाधन, वित्त, नियम, ये सारी चीज़ें आते हैं। इसको ही फिर बाद में ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं जो उपभोक्ता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये आंतरिक वातावरण होता है विपणन का, मार्केटिंग का। हम लोग पुस्तकालय की मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, उस बाहर वाला मार्केटिंग से ही जोड़ के पढ़ना, बट भूल मत जाना कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये देखो, ये मज़ेदार चीज़ है, पुस्तकालय का प्रबंधन किस तरीके से होता है। ये बाहर की चीज़ें हैं, अंदर तो उपभोक्ता है और बाहर इसका प्रबंधन कैसे होता है। एक तो उपयोक्ता समुदाय हो गया, निधि प्रदाता मतलब वित्त कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, आपूर्तिकर्ता, पुस्तकों की आपूर्तिकर्ता कौन कर रहा है, नेटवर्क्स कैसे हैं, कर्मचारीगण, पैतृक संस्थान, ये सारी चीज़ें आ गई। और इसमें 4 आयाम होते हैं, राजनीतिक एंड आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक, ये आयाम होते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाजार विभक्तिकरण, मार्केट सेगमेंटेशन। उपभोक्ताओं का जो समूहीकरण होता है या बाजार के कुछ समान विशेषताओं को खंडों में विभाजित करना। ठीक है, कुछ उपभोक्ताओं, सिंपल सी चीज़ है, इसमें ढेर सारे मार्केट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे मार्केट्स, चप्पल का मार्केट कहीं और है, पुस्तक का मार्केट कहीं और है, दरियागंज में पुस्तकें ढेर सारी है और पुस्तक से रिलेटेड मिलती हैं, और करोल बाग में मतलब मोबाइल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, और फलाने जगह पे कुछ और चीज़ें मिलती होंगी। तो ऐसे मार्केट का विभक्तिकरण है, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये किस आधार पे किया गया है, इसको हमें पढ़ना है। एक तो विभक्ति चर है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो भौगोलिक विभक्ति होता है। ठीक है, भौगोलिक विभक्ति किस तरह से होता है कि एक तो शहरी आधारित होता है, ग्रामीण आधारित होता है। गांव में अलग तरह के बाज़ार होते हैं, शहरों में अलग तरह के बाज़ार होते हैं। ठीक है, जनांकिकी विभक्तिकरण कि बच्चों से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होंगे इधर मिलेंगे, बड़ों से संबंधित प्रोडक्ट्स मॉल्स में ऐसे ही तो होता है। बच्चा सेगमेंट सेक्शन, बड़ा सेक्शन, महिला सेक्शन, मतलब लिंग आधारित भी होता है, उम्र आधारित भी होता है, ये सारी चीज़ें। कहीं
पैसा आधारित भी होता है कि वकीलों से संबंधित चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अभी हमें वर्दी से लाना होगा तो हम कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पैसा संबंधित भी होता है। अगला मनोवृत्तिक विभक्ति, किसी को भोग विलास चीज़ें, भोग विलास से संबंधित चीज़ें करनी होगी तो वो भोग विलास करने कहाँ जाएगा, गोवा वगैरह जाएगा। दूसरी चीज़ें, अगर किसी को ध्यान करना होगा तो विपश्यना शिविर करने जाएगा, ऐसी चीज़ें। तो मनोवृत्ति जो होती है, साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन अलग होता है। स्वभाव संबंधी विभक्तिकरण। अगला वर्णनात्मक चर होता है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं और सेवाओं को किस तरह से अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाए, ये इसमें लक्ष्य होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला 7 P's के बारे में बोल देते हैं। एक विपणन मिश्रण होता है, मार्केटिंग मिक्स। चीज़ों का हम लोग मिश्रण करते हैं ना, मिक्स कर देते हैं ना, ऐसे ही ये विपणन मार्केटिंग मिक्स होता है, ठीक है। तो ये 7 चीज़ों पे मार्केटिंग मिक्स होता है, ठीक है। पहली चीज़ होता है प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स, पीपल, फिजिकल, प्रोसेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, फिजिकल, प्रोसेस, ठीक है। उत्पाद मिश्रण में क्या होता है कि कौन सा ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो उपभोक्ता उसको खरीदे, संतुष्ट हो, उसकी आवश्यकता हो, उसकी पैकेजिंग कैसे हो, ब्रांडिंग कैसे हो, जितना सस्ता उतना ज़्यादा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार आईफोन इतने महंगे हैं फिर भी वो बिकते हैं, क्योंकि वो स्टेटस का भी सवाल होता है। तो मूल्य जो निर्धारित करता है विक्रय को। संवर्धन, उसका प्रमोशन किस तरह से किया जाए। कुछ स्थानों को शामिल किया जाता है कि भंडारण कहाँ किया जाए, परिवहन कहाँ किया जाए, ठीक है। और जनसमूह किसको फोकस करके वो चीज़ें बनाई जाती हैं। और भौतिक साक्ष्य, ट्रॉली, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये 7 P होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में। तो ये चीज़ हो गया। ये 4 P और 4 C भी है, लेकिन इसको भी आप लोग जान लो। 4 P में क्या होता है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और C में कंज्यूमर, कॉस्ट, कंफर्ट, कम्युनिकेशन। तो इसने दिया था अरे कहाँ गया उसका नाम, मैंने सोचा था इसके बारे में ना बताऊं, लेकिन चलो बता दिया तो उसके नाम भी देख लेते हैं। इसका नाम यहीं कहीं दिया, चलो इसके बारे में आप लोग देख लेना। ये फिलिप कोटलर ने ये दिया था। कहाँ नाम याद रखने वाला, कोटलर ऐसे कुछ बना लो अपना। सूचना सेवाओं के विपणन के संबंध में ग्राहक अभिकेंद्रित उपागम कैसे विकसित किया जाए, ठीक है। क्या इसमें बता रहा है कि किस तरह से ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए, मेन चीज़ यही है। तो सबसे पहले चीज़ है कि ग्राहकों और उपयोगकर्ता ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्र बिंदु है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वो पुस्तकालयों पर निर्भर नहीं होते हैं उपभोक्ता, बल्कि पुस्तकालय उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अगला, पुस्तकालयों का एक ही अंग होते हैं, पुस्तकालय के ही अंग होते हैं, बाहर के लोग नहीं होते हैं जो उपभोक्ता होते हैं। और ये भी मनुष्य होते हैं भाई, आंकड़े नहीं होते हैं। और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, और नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की जाएं, कुछ तड़कता भड़कता चीज़ें रखी जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस ख़त्म होता है भाई 222 का पूरा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, सारा करके आना, दिमाग को खोल के रखना, फ्रस्ट्रेट मत होना। पेपर कठिन आ गया, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तब भी समझ में आ जाएगा। रियल लाइफ से रिलेट करना, पॉइंट्स क्लियर करना, वीडियोस 2 गुने स्पीड से देख लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।